का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और हमारी आज की टीम और आज हमारे मेहमान की तरफ से आप सबको खुशामदीद दी। और आज बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का हमारा। और हमारे साथ हैं मेहमान, इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले सलाम करते हैं और मैं बताता चलूँ, ज़ुरैन भाई जो हैं बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार हैं और प्लस होटलियर है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, और इंडस्ट्री में हॉस्पिटैलिटी की एक बहुत बड़ा नाम है। तो सबसे पहले करते हैं सलाम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त, अल्लाह का बहुत शुक्र। खैर खैरियत से? ज़बरदस्त, माशाल्लाह। प्रॉब्लम तो नहीं है आने में? नहीं, ऑल गुड, थैंक यू। सब ठीक रहा? ज़बरदस्त। अच्छा, ज़ुरैन भाई बेसिकली एक अरसे से इंडस्ट्री में काम करते हुए आ रहे हैं और ऐसे ही इन्होंने एक लोकल चेन जो है पाकिस्तान कराची के अंदर ख़ास तौर पे, अब तो पूरे पाकिस्तान में वो चेन है, ठीक है जी। और ये पहले मेरे ख्याल से शख्स थे और इतने यंगेस्ट एज के अंदर इन्होंने उस रेस्टोरेंट की बुनियाद रखी, एज इन मतलब उन्होंने होम डिलीवरी और टेक अवे से आपने रन किया था। बिल्कुल। और आज मल्टीपल उसकी फ्रेंचाइजी जो है ना ऑल ओवर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये एक समझ लें कि एक एजाज़ खेलें, और या आप इसको वर्ड में शायद करेक्ट नहीं ढूंढ पा रहा कि एक रेवोल्यूशन इंडस्ट्री के अंदर जो है ना ये लेकर आए और इन्होंने मार्केट को जो है ना चेंज किया। तो कैसे ज़ुरैन में, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। तो शेफ़ ऐसा है कि मैंने करियर तो बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया। 12-13 साल की उम्र से आई बीन इन द इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री मेरा पैशन भी था और उसमें हमेशा से यही मेरा कंसर्न था कि कुछ लोगों के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए करना है। मतलब इसकी कहानी तो खैर लंबी है, वो मैं आपको थ्रू आउट द शो सुनाऊंगा। बट वहाँ से स्टार्ट किया, फिर इसके साथ साथ एक ऐसा ब्रांड पाकिस्तान में लेकर आना था, क्योंकि हर कोई जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात करता था हमेशा से पाकिस्तान के अंदर, और उसी की क्वालिटी, उसी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते थे। तो हमारा फोकस यही था कि हम पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश करें जिससे लोग जो है वो एटलीस्ट क्वालिटी के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और एक नया ट्रेंड सेट करें। फिर उसके साथ एक वर्चुअल ब्रांड का कॉन्सेप्ट था, वो हमने लेकर आए। और वहाँ से फिर जो सफ़र स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ऑब्वियसली मुझे 6 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं ज़ैबिस्ट के अंदर पढ़ाता हूँ। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब अगर वर्ड आता है जैसे ही, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो आजकल के बच्चे और जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो किसी भी क्या कहेंगे कोई भी एजुकेशन लेकर अगर आ रहे, ख़ास तौर पे अगर बात करें तो कलिनरी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और फिर कलिनरी में जाकर डिप्लोमा किया फॉर द फील्ड, ठीक है, कि हम जाकर रेस्टोरेंट ऑन करें और रेस्टोरेंट को रन करें। तो उनके बारे में इस टाइम के हिसाब से क्या कहते हैं आप? शेफ़, इसकी कहानी ऐसी है कि आप देखें कि अगर आप इस मुल्क को एनालाइज करेंगे, सबसे पहले हम जो बिज़नेस में लोगों को पढ़ाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी और बिज़नेस में भी और मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी, वो हम यही कहते हैं कि सबसे पहले अपनी मार्केट को एनालिसिस करना चाहिए। अब पाकिस्तान को एज अ कंट्री आप देखें तो हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? हम सिर्फ खाना खाते हैं। हम पैदा होते हैं और मरते हैं, हम हर ओकेशन पे सिर्फ खाना खाते हैं, किसी भी ओकेशन पे। तो फूड इंडस्ट्री जो है वो हमारी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। लोगों के पास अगर उनको अच्छा वक्त बिताना है फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, आपके बाहर से कोई ऐसे मेहमान आ रहे हैं या आपकी फैमिली बाहर से आ रही है, पाकिस्तान विज़िट कर रही है, आप सिर्फ खाने का ही प्लान बनाते हैं। तो आई थिंक इस इंडस्ट्री का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कि आपका एंटरटेनमेंट ये आपको प्रोवाइड करता है। फिर आप ऑब्वियसली ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मेरा जो एक वर्किंग एनालिसिस है, फिर हम कहते हैं कि यार आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप ओवरऑल रेस्टोरेंट्स देखें तो उसकी बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर। मतलब अगर आप देखें कि अगर हमारी 24-25 करोड़ की हमारी आबादी है, तो हमारे पास रेस्टोरेंट्स कितने होंगे, और पर फैमिली भी अगर एक रेस्टोरेंट अगर वो डेली भी विज़िट करती है तो वो इवेंचुअली 1 साल के अंदर सारे रेस्टोरेंट्स विज़िट कर सकती है। तो हमारा हमेशा से फोकस ये होता है कि आप मार्केट के अंदर गैप को एनालिसिस करने के बाद आप वहाँ पे एक ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश करें जो कि लोगों को पसंद आए। फिर उसके बाद अगर आप इसमें पाकिस्तान की तो हमने बात कर ली, अब आप ग्लोबली बात करें, फिर उसमें आती है इनोवेशन।
इनोवेशन जो है वो ये होती है कि आप लोगों को नई चीज़ दें। लोग जो है वो एक चीज़ खाने के बाद उसको बार बार उसको खाने के बाद उससे बोर भी हो जाते हैं। पुरानी चीज़ें, मतलब वो रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा होता है कि कंटिन्यूस जो है ना वो एक ही चीज़ सर्व हो रही होती है, इसलिए कहते हैं कि हर 3 महीने बाद रेस्टोरेंट को अगर आपने सक्सेसफुली रन करना है तो उसमें मेन्यू के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन आपने लेकर आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ना सिर्फ मेन्यू, लेकिन मैं आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बताऊं तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि नए रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में आने चाहिए जो कि नई कुजीन्स को, नए लोगों को और नए आइडियाज़ को जो है वो ट्राई आउट करें यहाँ पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को देखें कि हमारी मार्केट में आज भी बहुत गैप है कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स यहाँ पे जो अभी नए बच्चे पढ़े हैं उनको भी, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप मार्केट को देखते हुए यू कैन ऑलवेज कम अप विद न्यू रेस्टोरेंट्स, न्यू आइडियाज़। पीपल इन पाकिस्तान, आप किसी भी शहर को उठा के देख लें, ना सिर्फ कराची, अब तो मुल्तान भी एक बहुत बड़ा शहर हो गया है, फैसलाबाद है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक चंक है और एक गैप है जिसको अभी आप फुलफिल अपने करना बाकी है कि नए रेस्टोरेंट्स को यहाँ पे अच्छा, स्टैब्लिश अगर नए रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल चलें लेट्स से कि हम बोलते हैं कि हम नया रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो नए रेस्टोरेंट के अंदर जो मैंने सुना है, क्योंकि 20-22 साल तो मुझे हो गए काम करते हुए, मैं देखता हूँ कि जो इन्वेस्टर है उसका प्लान होता है कि या तो मैं अपना करूँ या मैं कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि हम बाहर से फ्रेंचाइज़ लेकर आएँ, मल्टीनेशनल कोई, ठीक है। उसमें होता है क्या है कि लोगों का रुझान होता है कि हम एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना, एक ब्रांड के अंदर हम बैठ के डाइन इन कर रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए या हमें ब्रांड लेना चाहिए? शेफ़ देखें, इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो ये कि जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है। वो इसलिए है क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान में हमेशा से यही कंसिडर किया जाता था कि हमारे पास क्योंकि इंग्रेडिएंट्स की कमी है, हमारे पास SOPs की कमी है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो होते, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए लोग हमेशा फ्रेंचाइज़ के पास जाते थे। और दूसरी उसकी एग्जांपल ये है कि जो नॉन रेस्टोरेंटियर्स हैं, जिन्होंने कभी रेस्टोरेंट में काम नहीं किया, उनके लिए एक बहुत आसान सा पैक होता है कि वो किसी एक एग्जिस्टिंग मॉडल को जो कि कहीं पे कामयाब है उसको यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आएँ और उसको डे 1 से काम करना उसके साथ स्टार्ट कर दें। जबकि आप एक नए रेस्टोरेंट को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर बेस क्या होता है, कस्टमर जर्नी क्या होती है, इस तरीके की सारी मुख्तलिफ चीज़ें आपको तो फिर भाई इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन फिर अगेन आपके जवाब से ही आता है कि अगर हम बाहर से एक ब्रांड लेकर आते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा चंक आपको उसको देना है, ठीक है। अगर आप लोकल ब्रांड बिल्ड करते हैं अपना, तो उनको किन SOPs का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है ना, मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि इस इंडस्ट्री में जो है, आपको भी शेफ़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये 24 घंटे की ड्यूटी है। बिल्कुल ऐसा है। आपको हर वक्त जो है वो ऑन योर टोज़ रहना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा कि जब मैं उस पिज़्ज़ा चेन के साथ एसोसिएटेड था, जब तक मैंने उसको बेचा नहीं था, हम अपने फ्रेंचाइजी जो ढूंढते थे वो उसी तरीके के ढूंढते थे कि जो कि साइड बिजनेस नहीं, उसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरीके से ट्रीट करेंगे, अपना बेबी समझ के लेके, अपना बेबी समझ के। और हमें तो फ्रेंचाइजी ढूंढना था जो कि पैसे इन्वेस्ट करे, लेकिन हमारी उसमें एक और ख्वाहिश ये थी कि वो काम भी करेगा हमारे साथ और वो अपने आइडियाज़ भी शेयर करेगा। तो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में पैशन होना चाहिए, या तो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड या लोगों को सर्व करने से रिलेटेड। ये दो में से कोई भी एक चीज़ आपकी हो टिक मार्क, तो आपके पास पैशन होगा। आपके ब्लड में हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बगैर इसके आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको सर्वाइव कर सकें। तो वंस पैशन इज़ देयर, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप ऑटोमेटिकली जो है ना, आप अपनी खुद की SOPs डिराइव करते हैं, क्योंकि अब इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस इंटरनेट के थ्रू फैल चुकी है लोगों के अंदर। आप यंग ब्लड को देखें, जो नए बच्चे आ रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम ऑन द मोबाइल फ़ोन। उनको पता है कि भाई टिकटॉक पे क्या चल रहा है, स्नैपचैट पे क्या चल रहा है और किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो नंबर 1 इस पैशन, जो कि मेरी SOP है कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपके लिए जो है वो सफ़र जो है वो आसान हो जाता है। फिर आप अपनी इनोवेशन के टेक्निक्स लेते हुए आओ कि आप, ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ कि इनोवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब तक किसी चीज़ के साथ खेलोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कर क्या सकते हो। अब मिसाल के तौर पे इसको देखने का तरीका ऐसा है कि आप हो शेफ़, देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक होता है किचन असिस्टेंट या सुपरवाइज़र और एक होता है शेफ़। जो किचन असिस्टेंट है उसका काम है रेसिपी को फॉलो करना, बिल्कुल, वो इनोवेशन नहीं कर सकता। जो उसको आप रेसिपी बना के दोगे ना, वो उसको फॉलो करेगा हमेशा से। लेकिन आप हो शेफ़, आप हो इनोवेशन वाले। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बेसिक ट्रुथ है, वो क्या है? इंग्रेडिएंट्स। अब उस इंग्रेडिएंट से आप कोई भी रेसिपी क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो इनोवेशन वहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो पैशन को लेके फिर आप जब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी इनोवेशन के साथ, तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है जी। यहाँ पर जुर्रैन भाई हमारे साथ हैं और
बड़ी मज़ेदार सी जो बातें हो रही हैं, इसमें तड़का लगाना बाकी है। और अभी कुछ सवाल और मेरे हैं जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आगे ज़ुरैन भाई को फिर बहुत सारे सवालों के साथ घेरेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमारे साथ है ज़ुरैन फरहान, जो कि होटलियर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और प्लस लेक्चरर भी हैं। और माशाल्लाह जिस फ्लो से, अच्छा मैं खुद इनसे सीख रहा हूँ और चीज़ें जो है ना मैं लर्न कर रहा हूँ। और मैं मार्केट के अंदर इतने अरसे से काम करता आ रहा हूँ, लिटरली आप यकीन कीजिए मैं लड़ जाता हूँ और बहस कर जाता हूँ मार्केट के अंदर जब रेस्टोरेंट के अंदर होता हूँ। बट इनके सामने जो है ना ज़बान ऐसी रहती है कि जैसे मैं क्या बोलूँ सीरियसली। तो अच्छा फरहान भाई, ज़ुरैन भाई, मेरा सवाल, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तो मेरा एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर कि इस वक्त जो महंगाई का दौर है, ठीक है, और जो घरों में ऑब्वियसली जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस जो है वो ऊपर चले गए, ठीक है, सैलरी पैकेज लोगों का वहीं है, ठीक है, और चीज़ें जो हैं टमाटर, प्याज, आलू, ऑयल, तेल, हर चीज़ महंगी हो रही है। और जिस तरह से अब रमज़ान आ रहा है तो घर की कॉस्ट, अगर एक जनरल क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि घर की जो हमारी माँ बहनें इस वक्त देख रही हैं वो कॉस्ट किस तरह से कवर करें घर की? शेफ़ देखें, अभी हमने बात की थी एसओपीज़ की, आप मुझसे यही सवाल कर रहे थे। तो अब सारी बात यह है कि ये जो होम शेफ़ वाला जो एक कल्चर है कि जो लोग इस वक्त ये बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं और अगर आप घर की कॉस्ट की बात करते हैं तो मेरा ख़्याल अपना ये है कि अगर आप पाकिस्तान को दुनिया से कंपेयर करेंगे तो एक तो हमारे पास ना वेस्टेज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी एफिशिएंसी कम होती है हर चीज़ में। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो एज अ कंट्री, अब वो सिर्फ फूड नहीं है, वो किसी भी इंडस्ट्री में उठा के देख लो। अगर हम कपड़ा बनाते हैं तो उसको ज़ाया ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारी मशीनरी इतनी वेल इक्विप नहीं होती। अगर हम खाना बनाते हैं तो हम खाना ज़्यादा ज़ाया करते हैं, या क्वांटिटीज़ को जो है वो हम ग्रामेजेस को नहीं देखते, हम एसओपीज़ को नहीं फॉलो करते। तो इसका स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब लोगों को अपने अंदर एफिशिएंसी लेकर आनी पड़ेगी, जैसे आपको पूरी दुनिया में मिलती है। आप डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत वेल मेंटेन्ड और वेल एफिशिएंट मिलती है। एनीवे, तो इसको मुझे लगता है मेरा अपना ख्याल ये है कि लोगों को एक एफिशिएंट होना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंटली, और अपनी लोकल चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने हर चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली आपकी कॉस्ट कम इसके अंदर एक चीज़ और मेरा मतलब क्वेश्चन है कि अगर घर में जैसे बल्क बाइंग है जी, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ेगा शेफ़, ऑफ कोर्स पड़ेगा। आप अगर उसको बल्क बाइंग करते हैं, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके उसको सेव कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसको कहते हैं और ये दे कम इन टू प्ले और ये इवेंचुअली आपको बेनिफिट करता करेगा, है ना। तो इसके अंदर एक सबसे जो मेन है, आप देखें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखे जाए तो जिस तरह से लोग घरों के अंदर जो पूरी दुनिया की कुजीन है, इवन के एशिया के अंदर जैसे पाकिस्तान है या इंडिया है या मलेशिया है या चाइना है या दूसरी भी जितनी भी कंट्रीज़ है जहाँ पे करी एंड स्ट्यू टाइप की रेसिपीज़ बनती हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो मीट और स्ट्यू का यूज़ होता है, पानी का यूज़ होता है या करी का यूज़ होता है, तो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं पर पोर्शन के ऊपर, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली फूड कॉस्ट आपकी मिनिमाइज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2 दाने ब्रेस्ट यूज़ हो रहे हैं, 1 दाना ब्रेस्ट यूज़ हो रहा है चिकन का, ठीक है, थोड़ी सी ब्रोकली एस्पैरागस का यूज़ हो रहा है, मतलब समझ रहे नंबर, उसने जितना खाना है उतना ही पकाना है, ठीक है। भाई का कहने का मकसद ये है, राइट सर? बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, तो इस पॉइंट को देखते हुए तो आपने जब कुकिंग करनी है तो पोर्शंस के हिसाब से घर में जितने फ़र्द हैं, जितने अफराद हैं, उसके हिसाब से आपने करनी है। ये तो समझ में आ गया भाई। इसके बाद मेरा जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि रेस्टोरेंटर जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ठीक है, अब जो रेस्टोरेंट के अंदर एक अरसे से काम कर रहा है उसको तो पता है कि फूड कॉस्ट जो है ना इस एवरेज पे लेके चलनी है। जो नया आ रहा है उसके लिए क्या है कि फूड कॉस्ट उसको किस तरह से मैनेज करनी है? शेफ़ अगेन, इसमें भी मैंने आपको जैसे बताया कि पैशन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आप ऑफ कोर्स टाइम देंगे। जब आप टाइम देंगे तो आपको खुद चीज़ें आप लर्न करेंगे वहाँ पे कि ये मैं एक्सेस यूज़ कर रहा हूँ, या ये मैं इससे बेहतर कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इसकी टाइमिंग ये है। तो कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल फॉर होम शेफ्स भी और फॉर कमर्शियल पर्पस भी आपने अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कस्टमर कौन है। उसका आप ये जो पोर्शन साइज़ की बात कह रहे थे वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक एवरेज इंसान किस पोर्शन का खाना कंज्यूम करता है एक वक्त में, और आप उसको किस अच्छी से अच्छी पैकेजिंग में आप उसको वो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आपकी स्टडी होगी
तो उसके बाद ही आप जो है वो अपनी ओवरऑल फूड कॉस्ट कम कर सकते हैं और आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं। वरना तो शेफ आपको पता है कि जो लोग इसमें सिर्फ ऐसा शौकिया घुसते हैं वो फिर इवेंचुअली नुकसान करके ही बाहर आते हैं। टाइम के बाद जो है वो नुकसान करके ही बाहर आते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं वो ज़ुरैन भाई की बात को गौर से सुने, ठीक है, और मार्केट स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा ब्रेक से पहले कि वर्चुअल ब्रांड आप लेकर आए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शेफ़ ये कहानी 2012 में स्टार्ट हुई थी जब पहला ब्रांड हमने यहाँ पे पाकिस्तान में लॉन्च किया था। और उसमें भी हम यही हमारा फोकस था कि एक ऐसी, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो आज से 12-15 साल पहले अगर आप देखें तो लोग उसको जो है वो बड़ा एक फॉर्मल डाइन इन किस्म का जो है ना वो लुक एंड फील देते थे कि संडे वाले दिन फैमिली के साथ आप खुशबू लगा के जो है छुरी कांटे से पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। बट हमने ये देखा कि पूरी दुनिया में पिज़्ज़ा गलत डिफरेंट तरीके से उसको कंज्यूम किया जाता है। तो और यहाँ पे एक डिफरेंट तरीका था, तो हमने वो रेवोल्यूशन हम लेकर आए यहाँ पे। और एक ऐसी चीज़ जिसको आपने सिर्फ फ़ोन करना है या फेसबुक के थ्रू आपने उसको मंगाना है, तो वो उस वक्त 2011-12 की एक स्टोरी थी। लेकिन अब ये बहुत पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में। वर्चुअल ब्रांड ये चीज़ होती है कि आप एक ऐसी जगह से क्योंकि अब लोग जो है वो ऑर्डरिंग करते हैं, डिलीवरी और टेक अवे का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इंस्टेड ऑफ कि एक पार्किंग का हैसल है, बहुत सारे ट्रैफिक है, आपकी फ्यूल कॉस्ट है, उसको बचाने के लिए आप जो है वो डिलीवरी और टेक अवे करते हैं। और अब आपकी टाइमिंग्स भी डिफरेंट हैं। अब आपका डिनर टाइम आपको खुद पता है शेफ़ कि आप कुछ लोग जो है वो 7 बजे डिनर कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो रात को 3 बजे डिनर करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करना है जो कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी पे हो। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है वो अभी इस वक्त जो है आपने जाके एक स्पेसिफिक जगह से पिज़्ज़ा खाना है, तो आपके लिए एक हैसल होगा, यहाँ से निकलना है, ट्रैफिक को देखना है, वहाँ से जाना है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि यार लेट्स कॉल इन अ पिज़्ज़ा हियर, तो बहुत आसान है कि आप उसको मंगा लें और आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस वक्त एक बार दोबारा लेकर आएँ। और हमारा अगेन वर्किंग यही है कि मार्केट के अंदर एक गैप है। स्पेशली दो चीज़ों को मैं हाईलाइट करता चलूँ कि एक तो फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप है कि हमारे पास कम रेस्टोरेंट्स हैं और लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस मुल्क को देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो कुजीन है वो देसी कुजीन है, हमारा अपना पाकिस्तानी कुजीन है। आप हफ्ते में अगर 4 मरतबा या 5 मरतबा बाहर का खाना खाते हो तो आप एक दिन बर्गर खा लोगे, एक दिन पिज़्ज़ा खा लोगे, तीसरे दिन आप बोलोगे मुझे कढ़ाई चाहिए या मुझे बिरयानी चाहिए या मुझे कोई ऐसा बन कबाब चाहिए जो मैं खाऊं, या रोल पराठा मुझे कुछ चाहिए जो देसी हो, कुछ चटपटा चाहिए। तो वो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में नेशनल देसी ब्रांड की कमी है जो कि हर शहर में मौजूद हो। बिल्कुल। तो हमने अभी फर्स्ट स्टेप लिया है, कराची में यहाँ पे लॉन्च किया है। और इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम पाकिस्तान का नेशनल ब्रांड बनना चाहते हैं, लेकिन विदाउट एनी फिज़िकल कॉस्ट, यानी कस्टमर के लिए हैसल ना हो कि उसको चल के हमारे पास आना पड़े, बल्कि हम एज अ वर्चुअल ब्रांड आप हमें सिर्फ इंटरनेट पे या मोबाइल फ़ोन से सिर्फ ढूंढें एंड वी आर एट योर डोर स्टेप। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये है बेसिकली स्मार्ट वर्क, इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। सही, बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट वर्क और मेहनत है, स्टडी है, पीछे टाइम है जो इन्होंने स्पेंड किया और इस चीज़ को ये लेकर आए। अच्छा, मैं अब जो मतलब इससे हट के हम एक सवाल करते हैं, यार आपने पिज़्ज़ा खोला, पिज़्ज़े का ब्रांड ऑन किया आपने और इतना अरसे से आप काम करते हुए आ रहे हैं, आपने अपने आप को मेंटेन कैसे किया? शेफ ये हमारी डबल चिन हम लेके हर शो के अंदर बैठ जाते हैं और हम परेशान हैं कि हमारे गाल और डबल चिन जो है वो बाहर आ रही है और आप माशाल्लाह से यार। शेफ मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को यही कम्युनिकेट करना चाहूँगा और स्पेशली यंग ब्लड को और यंग जनरेशन को जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो बड़ा फैसिनेट होते हैं हमारे काम से, हमारे रेस्टोरेंट से, हमारे खानों से, कि ये जो पैशन है ना, आप आजकल यंगस्टर्स, मुझे ऐसा लगता है, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ और बच्चों को देखता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अब आप जो है वो अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो बस आप घर बैठें और आपको जो है ना वो एक इनकम आती रहे, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर अपना टाइम देना पड़ेगा। आपको पता है, मैं आपसे अगर बताऊं आपको कि सुबह से लेकर रात को 12-1 बजे तक ड्यूटी देनी पड़ती है, आज भी इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इतने रेस्टोरेंट्स खोलने के बावजूद, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर आपसे क्या चाहता है। और फिर आप अगर आप फिटनेस का राज पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ फिट रहने की। नहीं यार, कोशिश क्या करते हैं इतने माशाल्लाह, मैं अपने आप को लाइक क्या कहूँ यार ज़ुरैन भाई। तो आई वेक अप अर्ली एंड ट्राई टू डू एक्सरसाइज डेली।
तो ये सब चीज़ों को मैं रूटीन को फॉलो करता हूँ और उसके बाद फिर जो है वो आपको पता है कि फिर हमारी वर्क रूटीन होती है, तो उसमें भी हम फिर वो कोशिश एक करते हैसल रूटीन है जो पूरे ऑल डे की है। यस यस। अच्छा जुरैन भाई, टाइम का तो पता नहीं चला, टाइम कब कब आया और कब चला गया और टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये चाहूँगा कि जाते जाते आप जो हमारी यूथ है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है और जो काम करना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल शेफ़, आई थिंक मैं इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, दिस इज़ अ वंडरफुल इंडस्ट्री। आई थिंक जो हम अपनी ज़िंदगी में शुरू से लेकर आखिर तक यूनिवर्सिटी लाइफ तक जो चीज़ें पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो इस इंडस्ट्री में आपको नज़र आता है। और इनफैक्ट हर इंडस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे फॉलो होता है, बिज़नेस यहाँ पे फॉलो होता है और आपकी ख़ुद की पर्सनल स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे टेस्ट होती हैं। तो आई थिंक जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस इंडस्ट्री में बहुत गैप है। आई थिंक इस इंडस्ट्री की खासियत ये है कि लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको फ़ौरन फीडबैक भी मिलता है, जिसको बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को ऑलवेज़ आप उसमें ट्वीकिंग करके उसको बेहतर बना सकते हैं। सो आई थिंक माई लास्ट वर्ड्स वुड बी फॉर दिस यंग जनरेशन टू बी कॉन्फिडेंट। पाकिस्तान एज अ कंट्री बहुत स्कोप है पाकिस्तान के अंदर और हमारी फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बस मेहनत करें और फेलियर से जो है वो कभी ना घबराएं। हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा सख्त वक्त आप पे आए, बट उसको अगर आपने थ्रू हो गए आप उससे, तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर कामयाबी ही कामयाबी है। क्या बात है। यहाँ पर फेलियर के ऊपर एक लाइन याद आ गई कि हर फुल स्टॉप के बाद जो है ना एक नया पैराग्राफ होता है। तो फेलियर से ना घबराएं क्योंकि अगला पैराग्राफ आपका ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच जुरैन भाई, आप आए और आपने कीमती वक्त निकाला। थैंक यू, आपने बुलाया। देखने वालों को जो है आपने इतनी खूबसूरत बातों से जो है ना आगाह किया। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे और आपने फिर आना होगा शो के अंदर और फिर हमारी गप लगेगी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे होटलिंग की और हॉस्पिटैलिटी की, तो हमने बहुत सारी मज़ेदार सी बातें की और होपफुली आप लोगों के लिए ये बातें जो हैं फ़ायदेमंद भी होंगी और जो भी इस फील्ड में आना चाहता है और काम करना चाहता है उसके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है, आज जो हम फिश बना रहे हैं स्ट्यू बेसिकली ब्रॉथ बेस्ड होता है, क्लियर भी होता है, थिक कंसिस्टेंसी में भी होता है। बट यहाँ पर हम अगेन जब बात आती है हमारे अपने पाकिस्तानी फ्लेवर्स की और अपने कुजीन की और अपने जायके की, तो उसी पैलेट को देखते हुए हमने इस रेसिपी को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से, ठीक है, फ़िश का क्यूब, ठीक है, काट लिया या आप ये कटवा लें। ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से विद स्किन और विदाउट स्किन, जैसे आपको सूट करे, जो आपको इजीली मिल जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर मैं इस तरह से फ़िश के क्यूब जो है वो काट लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, मैंने जो फ़िश का हेड और फ़िश बोन और बाकी फ़िश का जो मीट है ये हमने रख लिया है। तो नेक्स्ट टाइम हम फ़िश की आपको सूप और जो वेस्टेज है, जो उससे जो सूप बनेगा, वो सूप और उसी मीट से कटलेट्स और कबाब टाइप की चीज़ हम आपको बनाना सिखाएंगे, ताकि जब आप कभी भी घर में होल फ़िश लेकर आएँ तो उसका यूजेज आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने विनेगर और लेमन का आप यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट। ठीक है जी। अब इसमें हल्का सा आप फ्रेश थाइम
अच्छा, फ्रेश थाइम रेसिपी के अंदर नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको ये इसलिए चीज़ें ऐड ऑन करता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपको ये कंफर्म हो कि आप हेजिटेट फील ना करो, टेंशन ना हो आपको कि यार मैं अगर अपना कोई फ्लेवर देना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ तो वो उसके अंदर चीज़ें अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मीट को, फिश को मैरिनेट कर दिया। ठीक है, मैरिनेट करने के बाद हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि विनीगर का जो टेस्ट है वो फिश में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ऑयल लिया पैन में। ठीक है, और ये हमने पैन में इतना ऑयल डालना है कि फिश जो है आपकी वो पैन फ्राइड हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसके बाद अब एक बॉल और लेंगे। अच्छा, स्टीव अगेन फिश को आप डायरेक्ट भी जो ब्रॉथ स्टॉक जो आप बना रहे हो उसमें डालकर आप पका सकते हैं। ठीक है, और फिश को आप जस्ट विदाउट फ्लावर और कॉर्नफ्लावर कोटेड जो है आप इसको डायरेक्ट फिश को इसी तरह जैसे ये रॉ है अभी, इसको आप जस्ट पैन फ्राइड करें और उसके बाद आप इसको स्ट्यू में डाल दें और सॉस के साथ इसको पका ले तो भी स्ट्यू रेडी हो जाता है। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो तरीका अप्लाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा मतलब लाइक फ्लेवर्स जो है ना और फील वो बड़ा ज़बरदस्त आपको मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपने इस तरह से, ठीक है, ये मैदा जो है आपने इस पर कोट कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, और उसके बाद ऑयल जैसे ही गर्म होता है, ठीक है, अब आपने, ठीक है, इस तरह से वाओ फिश को पैन फ्राइड करने के लिए ऑयल में शामिल करना है। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर, और हमारे पेज के लिंक का नाम है जी आज एंटरटेनमेंट। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड, जहाँ पर आपको हमारे तमाम शोज़, तमाम रेमेडीज़ जो अब तक हो चुके हैं हमारे शो के अंदर, वो सब आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर अब हमने ये डन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद अब हमने जगह को थोड़ा सा साफ करना है। ठीक है, अगेन सफाई के बाद ये हम फिश रखते हैं बैक साइड पर, और आप फोक का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो स्किन वाला पार्ट है आपका फिश का, आपने उस पार्ट को अब ऑयल के तरफ लेके जाना है। ठीक है जी, इस तरह से परफेक्ट। क्रिस्पी आपका फिश जो है उसकी कोटिंग क्रिस्पी होगी बिल्कुल। ठीक है, जब ये फ्राई करेंगे आप, अरोमा जो है आपको विनीगर का इसमें आएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 अदद हमने टमाटर ले लिए। ठीक है, टमाटर का वेस्टेज पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसको इस तरह से कट इन 4 करने के बाद ब्लेंडर के अंदर इसका प्यूरे बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, यूजली अगर आपके पास आपको टमाटो कॉन्गोसी आता है बनाना, जो कि मदर सॉसेस में आते हैं टमाटो सॉस, ठीक है, तो आप इसके अंदर टमाटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी शामिल करके इसके बाद
टमाटर को हमने प्यूरे फॉर्म में लेकर आना है। ये हो गया डन। ठीक है, अब आपने जिस साइड पर कलर नहीं है उस साइड पर आपने फिश को कलर देना है। अच्छा, मछली हमने रॉ यूज़ की है। ठीक है, रॉ के अलावा आप अगर कोई और फिश यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें यूज़ करके बना सकते हैं। परफेक्ट, प्यूरे रेडी हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद गार्लिक के चंद जवे लेकर आपने इसको इस तरह से मैश करना है फर्स्ट। ठीक है, मैश करने के बाद फिर आप इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। फाइन चॉप गार्लिक आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये हो गया डन। फ्रेश हर्ब्स के अंदर पार्सले, बेसिल, थाइम, रोज़मेरी, मार्जरम, जो भी आपको हर्ब मिले, जो कि हमारे पास जिनका इस्तेमाल इजीली और एक्सेस जिनका इजी है हमारे पास, उसमें पार्सले हमें इजीली मिल जाता है और बेसिल लीव्स हमें इजीली मिल जाते हैं, जिसको हम न्याज बू के पत्ते कहते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें तो ऑयल का टेम्परेचर भी अच्छा है और फिश को कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है हमारी फिश जो है वो कुक हो चुकी है। ये हो गया डन। परफेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेते हैं और इस प्लेट पे हम रखेंगे पेपर नैपकिन, और पेपर नैपकिन रखने के बाद हमने यहाँ पर ये फिश क्यूब्स उठाकर इस तरह से हमने इसको रख दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं ऑयल में गार्लिक सौटे करता हूँ और प्यूरे जब तक मैं पका रहा हूँ। आप एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक लें, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सबने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। इटालियन फिश एंड टमेटो स्टू अज्जा। फिश बोनलेस 1 पीस में आधा किलो, प्याज 1 अदद, टमाटर आधा किलो, टमेटो प्यूरे 1 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, ऑरिगानो 1/3 चाय का चम्मच, थाइम 1/3 चाय का चम्मच, तेजपात 2 से 3 अदद, चीनी आधा चाय का चम्मच, सिरका आधा कप, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में ऑयल डालें और इसमें फिश के पीसेस को सिरका और नमक लगाकर फ्राई कर लें और निकालकर एक तरफ रख दें। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें प्याज को फ्राई कर लें, फिर इसमें लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर शामिल करके भूनें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भून लें। जब मसाला भुन जाए तो इसमें फ्राई की हुई फिश शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और फिश पर अच्छी तरह से लग जाए तो डिश आउट कर लें और सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर आपने देखा कि जिस तरह मैंने ब्रेक में आपको बताया था, ब्रेक पे जाने से पहले, कि मैं टमाटो सॉस और गार्लिक को, टमाटो को जो हमने प्यूरे बनाया था उसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सॉस बेसिकली पका लिया। ठीक है, अब इसमें आप फिश डालकर और बाकी के हर्ब्स एंड फ्लेवर्स ऐड करके आप इसको सर्व कर दो। बट हमारा जो सर्विंग आइडिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है जी, अब हमने इसमें बे लीफ ऐड किया। ठीक है, फिर नमक इसमें हम हस्बे जायका ऐड करते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे थाइम। ठीक है, फ्रेश हर्ब्स के अंदर ओरिगैनो ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा रोज़मेरी थोड़ा सा ऐड करते हैं क्योंकि रोज़मेरी थोड़ा सा शार्प फ्लेवर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद शुगर ऐड करेंगे थोड़ी सी स्वीटनेस के लिए।
और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रश पेपर, ठीक है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टमाटो पेस्ट ऐड कर सकते हैं। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसमें हम यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेश पार्सले लेते हैं, और फ्रेश पार्सले लेने के बाद इसको आपने इस तरह से रफली चॉप किया, और चॉप करने के बाद ये आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये हो गया डन। नमक हल्का सा और ऐड करते हैं, ठीक है, और लाइट सा इसके अंदर विनेगर, और इसको आप थोड़ा और पका लें, ठीक है जी। ये हो गया आपका बेस तैयार। अब बारी है जी सर्विंग की। तो सर्व करने के लिए हम ले लेते हैं एक प्लेट, इस तरह से, और इसको रखते हैं ऐसे। फिश आ गई आपकी इस तरफ, और ये यहाँ पर आपने टमाटो सॉस जो है इस तरह से प्लेट के अंदर पोर कर दिया। ये हो गई डन। परफेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, फिश, ठीक है जी, ये आपने इस तरह से जो है फिश के क्यूब जो है इसके ऊपर रख दिए। फिश के क्यूब्स रखने के बाद अब हमने लेमन के इस तरह से आपने लेमन के थिन स्लाइसेस काटने, जो कि आप फिश के ऊपर प्रेजेंटेशन के तौर पे ऐड करेंगे। अगर आप डिहाइड्रेटेड लेमन है तो आप डिहाइड्रेटेड लेमन भी फिश के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया इस तरह से। डन। इसके बाद आपने ग्रीन चिल्ली को लेकर सीडलेस कर दिया, फिर आपने इसके इस तरह से थोड़े मोटे मोटे चंक्स काट दिए। ये आपकी ग्रीन चिली जो है इस तरह से डन हो गई। इसके बाद अब आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके पास सबसे जो आसान एक्सेस है वो है फ्रेश हर्ब्स के अंदर पार्सले और बेसिल का, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने बेसिल लीव्स और पार्सले लेकर, ठीक है, ऐसे फिश के ऊपर आप इसको रख दें, ठीक है। तो बड़ा खूबसूरत कलरफुल जो है ना आपकी रेसिपी जो है वो लगेगी। ये हो गया डन, ठीक है। अब यहाँ पर आप फ्रेश
इसको चाहे तो आप राइस के साथ सर्व करें, चाहे तो आप ब्रेड के साथ सर्व करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो आज की रेसिपी थी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रखते हैं इधर सामने टेबल पर इस तरह से। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, ठीक है, जो कि है ब्राउन राइस। अच्छा, ब्राउन राइस, ये बेसिकली कलर इसका ब्राउन है, इसकी वजह से जो है इसका नाम हमने ब्राउन राइस रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हमने गार्लिक चॉप और वेजिटेबल में जो जो आपका दिल करता है आप ऐड करना चाहते हैं, आप वो सारी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेन आपको मैं बताऊं कि अगेन राइस एक ऐसी ग़िज़ा है जिसका इंटेक आपको डॉक्टर जो है बीमारी में कहता है कि ज़्यादा रखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खिचड़ी अगर हम बात करते हैं घर में, तो खिचड़ी जब हम बीमार होते हैं, बुखार होता है, सही जी, एक खांसी में मना होता है, उसके अलावा जब भी हमारा पेट ख़राब होता है या कुछ भी होता है हमें, तो कहा जाता है कि आप खिचड़ी खा सकते हैं और उबले हुए चावल चाहिए पतले पतले करके आप उसको चाहिए, आप इंटेक चावल का ज़्यादा रख सकते हैं। अच्छा, मेन चावल कभी भी वाइट नहीं होते, सफ़ेद चावल नहीं होते। ठीक है, ये चावल जो है फैक्ट्रीज़ में जाने के बाद जो है ना, पॉलिश होने के बाद ये वाइट होते हैं। अदरवाइज़ जब राइस निकलता है, जब राइस उगता है तो वो ब्राउन ही होता है। ठीक है जी। जो कि उसके ऊपर जो स्किन होती है वो उतार दी जाती है। अगर स्किन उतारी ना जाए तो उसके अंदर बहुत सारा फाइबर जो है आपको मिलता है, और फाइबर जो है आपके अगेन जितनी भी हमारी इस तरह की ग़िज़ा है वो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, खून को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आपके जितनी भी दिल के अमराज हैं उससे बचने के लिए अच्छा है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, कब्ज़ नहीं होने देता आपको। ठीक है, यहाँ पर आपने गार्लिक ऐड किया। गार्लिक ऐड करने के बाद जैसे ही गार्लिक को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आता है, हमने इसमें चावल ऐड करने हैं। ये देखें, तो ये आपके सामने लहसुन को जो है लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ठीक है, अब हम इसमें ये चावल ऐड कर देते हैं। ठीक है, चावल ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉसेस जो हमने इसमें ऐड करने। अच्छा, अभी इस वक्त तो ये आप देख रहे हैं वाइट चावल हैं, अभी ये थोड़ी देर में जो है ना जादू होगा और ये ब्राउन राइस बन जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने मामासिता, ठीक है जी, ओयस्टर सॉस, डार्क सोया सॉस, ठीक है जी, और इसके बाद ये ओयस्टर शायर सॉस इसके अंदर ऐड कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं ब्लैक पेपर क्रश। ठीक है, नमक इसमें हस्बे जायका ऐड करेंगे और थोड़ा सा इस पर हम ये चिकन पाउडर ऐड करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब आप देखें तो ये राइस जो है वो ब्राउन हो गए। क्या बात है, क्या बात है, आपने जादू देखा मेरा, कैसे मैंने इन सफ़ेद चावलों को जो है ना ब्राउन करके आप लोगों को मैंने सर्व करके दिखाया है। ये देखें, ठीक है जी। अब इसके बाद ये हो गया डन, और अब आपके पास जो ऑप्शन में अगेन जिस तरह से हम अक्सर वेजिटेबल्स बनाते हैं और मैं आपको बताता आया हूँ ठीक है जी, कि वेजिटेबल्स में आपके पास ऑप्शन है, और मैक्सिमम साइड मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप अपनी लाइफ में जो है ना वेजिटेबल्स का इंटेक मैक्सिमम साइड रखें। बट हम करते क्या हैं कि हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम गोश्त की तरफ ही रहें, बट अगेन गोश्त से लाख दर्जा बेहतर है सब्ज़ी, और
अम्मी हमारी जो है ना वो भी गुस्सा करती हैं, बट अम्मी गोश्त हो रही है एक तरह से घर में। दाल पकता है ना तो इतना अजीब सा मुंह बनाते हैं सब, ओ आज दाल पकी है, मगर क्या करें, आदत, अगर आप शुरू से आदत डालेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चों को जो है वो सब्ज़ी खाने की आदत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ग्रीन अनियन और कैरेट बेल पेपर काट के मैं राइस में ऐड कर दूंगा। तो एक शॉर्ट से लास्ट ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर हम रेसिपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, फाइनल रिजल्ट ज़रूर देखना है, जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। वेजिटेबल ब्राउन राइस अज्जा। ब्राउन राइस सख्त बॉयल 250 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चम्मच, मिक्स सब्जियां 300 ग्राम, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: राइस को साफ करके धो लें और भिगोकर 2 घंटों के लिए छोड़ दें। पतीले में पानी गर्म कर लें और इसमें चावल और नमक शामिल करके सख्त बॉयल कर लें और निकालकर एक तरफ रख दें। पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, इसमें तमाम सब्जियां और मसाले शामिल करके फ्राई कर लें। अब आखिर में चावल और हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें और दम दे दें। डिश आउट करके सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, आपके सामने इटालियन फिश एंड टमाटो स्ट्यू जो है वो रेडी है, और सेकेंडली हमने जो ब्राउन राइस बनाए वेजिटेबल वो भी आपके सामने रेडी है। तो दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई ज़रूर करनी है, और ट्राई करने के बाद आपने हमें बताना है कि ये हमारी रेसिपीज़ और हमारी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं। ठीक है, हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे जी। यूट्यूब पे हमारा चैनल है आज फूड, इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, ब्राउन राइस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, ब्राउन राइस बेसिकली फ़ायदेमंद है या सफ़ेद राइस, ये एक सवाल आपके माइंड में क्रिएट होता है। ठीक है जी। अच्छा, ब्राउन राइस मैंने जिस तरह से अभी ब्रेक से पहले आपको बताया कि ब्राउन राइस और सफ़ेद राइस में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही राइस होता है। ठीक है जी। जो फ्रेश जब उतारा जाता है तो वो राइस आपके ब्राउन होते हैं, और उनको पॉलिश करने के बाद स्किन जो उसके ऊपर से उतार दी जाती है, उसके बाद वो सफ़ेद चावल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइबर, आयरन वगैरह भी ज़ाया हो जाते हैं जब इसके ऊपर से स्किन उतारी जाती है चावल के ऊपर से। ठीक है जी। अच्छा, ब्लड प्रेशर, शुगर को लो रखने में, ठीक है जी, मतलब शुगर को कम रखने में और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में ये मदद देता है। फाइबर कोलन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जैसे ख़तरनाक जो बीमारियां हैं इनसे आपको ये बचाता है। ठीक है जी। तो ये राइस के फ़ायदे थे जो मैंने पढ़े थे, मैंने कहा आपको भी, आपके साथ भी मैं ये शेयर करूं। अच्छा, बनाने के लिए आप चाहें तो ब्राउन राइस का बेसिकली जो कुकिंग टाइमिंग है वो नॉर्मल राइस से ऊपर है काफ़ी। ठीक है, ब्राउन राइस को पकाने का अलग तरीका है, बिल्कुल ब्राउन राइस है। फिर उसके बाद वाइल्ड राइस एक आता है, वाइल्ड राइस को भी पकाने का, जो कि काले होते हैं। एक तो ब्राउन राइस होते हैं जो कि नॉर्मल राइस होते हैं, ठीक है, जिसको पॉलिश किया तो वो राइस की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद रिजोटो राइस एक अलग फैमिली है, ठीक है, राइस की। फिर उसके बाद वाइल्ड राइस बिल्कुल अलग फैमिली है, क्योंकि वो काले होते हैं और लंबे होते हैं। फिर उनको जैसे पॉपकॉर्न फोड़ा जाता है, इस तरह से पॉपकॉर्न की तरह कॉर्न को जब आप फ्राई करते हैं तो वो फूटते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ब्लैक राइस जो होते हैं उनको भी ट्रीट किया जाता है, और उनकी भुनाई होती है, और फिर उसमें पानी ऐड करके उसको पिलाव की तरह पकाया जाता है, और पानी उसमें ऐड ऑन होता रहता है और वो पकता रहता है। और जब चावल आपके खिल के खुल जाते हैं, ठीक है, पॉपकॉर्न की तरह, तो वो बनते हैं। फिर जो लास्ट किस्म है वो है रिजोटो राइस। रिजोटो राइस जो है वो प्योर इटालियन रेसिपीज़ के अंदर यूज़ होता है, जिसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ रिजोटोज़ की रेसिपीज़ हैं। तो ये राइस की कुछ अक़साम है जो आप घर में बना सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो व्यूअर्स, यहाँ पर टाइम हो चुका है ख़त्म। ठीक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फिर अगेन रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि फ़ीडबैक आप लोगों ने देना है। तो जाते जाते फिर सेम लाइन होगी कि मैं शेफ़ जलाल और हमारी आज की टीम आपसे चाहती है इजाज़त। तो तब तक आप सब ने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे
और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। कल फिर हाजिर होंगे जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।